आज के मुख्य समाचार। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आइस हॉकी टीमों ने कांस्य पदक जीता। आर्थिक हालातों को लेकर फिर से सियासत शुरू। महाकुंभ में भगदड़। विधानसभा अध्यक्ष ने अन्य गणमान्यों के साथ दी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। शिमला सचिवालय में मीडिया से रूबरू हुए शिक्षा मंत्री। घुमारवी में पानी की किल्लत। अब समाचार विस्तार से। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिमाचल प्रदेश के पुरुष व महिला आइस हॉकी टीमों ने कांस्य पदक जीता है। लेह में हुई यह खेलो इंडिया विंटर गेम्स 5वीं बार आयोजित हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश की टीम ने चौथी बार इन गेम्स में भाग लिया था। यह प्रतियोगिता 23 से 27 जनवरी तक आयोजित हुई। खिलाड़ी शिमला पहुंचे। इस दौरान आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष अभय डोगरा और महासचिव रजत मल्होत्रा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की महिला व पुरुष आइस हॉकी टीमों का प्रदर्शन खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शानदार रहा। उन्होंने बताया कि पिछली बार भी हिमाचल की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया था और इस बार भी कांस्य पदक ही हासिल किया है, लेकिन इस बार बीते वर्षों की तुलना में इस बार हिमाचल की टीमों का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। मेरा नाम प्रणव डोगरा है। इस बार मैं टीम हिमाचल मेंस का कैप्टन था। मैं शिमला से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से हॉकी खेल रहा हूँ। इस बार हमारी परफॉर्मेंस आज तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी विद द टीम। मेरा नाम तंजिन दुल्मा है और मैं स्पीति से हूँ और मैं वुमेंस टीम की असिस्टेंट कैप्टन हूँ। और इस बार हमने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट किया था इन आइस हॉकी और इसमें 5 टीम्स थी वुमेंस में एंड हम ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इस कैटेगरी में। तो जब स्टार्टिंग किया था मैंने 1919 में फर्स्ट कैंप लगाया था आइस स्केटिंग का। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्पीति में एथलीट्स बढ़ रहे हैं। इस बच्चे ज़्यादा हर साल ऐसा हो रहा है कि बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर हैविंग अ कैंप्स, चाहे वो बेसिक क्यों ना हो, इंटरमीडिएट एंड एडवांस सारे कैंप्स हो रहे हैं। तो बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हाँ स्केटिंग सीखना पड़ेगा। स्केटिंग सीखेंगे फिर उसके बाद हॉकी स्किल्स वगैरह डेवलप होती है। एंड हाँ अगर ये हॉकी आया है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो मेंटली क्यों ना हो, फिजिकली फिटनेस बढ़ रहा है बच्चों में। एंड विंटर्स को तो हम जैसे स्पीति में हम माना जाए तो सारा कवर्ड स्नो से कवर्ड हो जाए तो बच्चों का एक्सपोजर नहीं होता, सारे घर में बैठे होते हैं। बट अब जब ये हॉकी स्पीति में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बच्चे घर से ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। दे आर फिजिकली मोर इन्वॉल्विंग है ना, ये चीज़ें हो रही है तो एक अच्छी बात है ये। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हमने यहाँ से स्पीति से शिमला ट्रैवल करते हैं, शिमला से दिल्ली एंड दिल्ली से फ्लाइट होती है हमारी। एंड वहाँ पे जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सब कुछ देखती है और उन्होंने बहुत अच्छा सा हमें सब कुछ दिया, चाहे वो ट्रैवल एक्सपीरियंस क्यों ना हो, चाहे वहाँ पे मैनेजमेंट एंड होटल सब अच्छे थे हमारे लिए। एंड हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक अच्छा एक्सपोजर रहा सारे बच्चों के लिए एंड सारे प्लेयर्स के लिए। उन्होंने बहुत एक नया कल्चर देखा है, एक नया हॉकी वो कल्चर अलग होता है हमारा, तो वो एक सभी ने एक्सपीरियंस किया है। प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अवस्था पर संगम में डुबकी लगाने पहुंचे कई श्रद्धालु अफरा तफरी मचने से हताहत हो गए। मंगलवार रात करीब 1:30 बजे अखाड़ा मार्ग के निकट और सेक्टर 18 के मुक्ति मार्ग पर हुए इन दर्दनाक हादसों में कई श्रद्धालु घायल हो, जिसमें से 36 का SRN अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में कुछ को तो उनके परिजन घर लेकर चले गए हैं। स्थिति अब सामान्य है। महाकुंभ स्नान पर्व पर भीड़ का दबाव बढ़ने पर बैरिकेड्स टूट गए। इसके बाद लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे। इस दौरान मुहूर्त पर स्नान करने के इंतजार में बैठे श्रद्धालुओं के ऊपर से भीड़ का रेला गुजर गया, जिसमें कई श्रद्धालु कुचल गए। इन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसमें कई श्रद्धालु हताहत हो गए। कोई फोटो दिखाता तो कोई हाथ जोड़ता। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बस उम्मीद थी कि शायद कोई बता दे कि आपके अपने ठीक है। केंद्रीय चिकित्सालयों में एक के बाद एक एम्बुलेंस की कतार लगी रही। सायरन की आवाज गूंज रही थी। सुबह 7 बजे तक लगातार घायल लाए जा रहे थे। जैसे ही कोई एम्बुलेंस पहुंचती तो चिकित्सकों की टीम दौड़कर घेर लेती और घायल को फटाफट स्ट्रेचर के सहारे अंदर ले जाते। इसके बाद जब परिजन पहुंचे तो वह कभी पुलिस कर्मियों से तो कभी चिकित्सकों से अपनों के बारे में पूछ रहे थे।
चिकित्सालय के आसपास लोगों की भीड़ जुट गई थी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे। ओरिया निवासी गुड़िया पांडे ने बताया कि 17 साल की बेटी स्वीकृति पांडे दब गई। बिजली का पोल नहीं मिलता तो सभी मर जाते। छोटे बेटे को पोल पर चढ़ा दिया, लेकिन बेटी नीचे दबी रह गई। इसकी वजह से उसकी हालत गंभीर हो चुकी है। अस्पताल में चिकित्सकों से विनती है कि वह हमें हमारी बेटी से मिलवा दे। ओरिया जिले के रंजन कुमार चौहान ने बताया कि धक्का लगने के बाद मेरे पापा बिछड़ गए। कई जगह तलाश की, लेकिन पता नहीं चल पाया। लोगों ने कहा कि अस्पताल जाकर पता करिए। अब यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। अलीगढ़ के अतरौली निवासी संजू चौधरी अपनी गोद में 1.5 साल की बेटी सिया को लिए थे। उनकी पत्नी रूबी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्होंने कहा कि 4 लोग साथ में आए थे, संगम में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तभी पत्नी भीड़ में फंस गई। उसे एम्बुलेंस से उपचार के लिए पुलिसकर्मी लेकर गए। झारखंड के धनबाद निवासी अंजलि देवी ने बताया कि मैं अपनी बेटी के साथ थी, दोनों फंस गए। मुझे हाथ और पैर में गंभीर चोटें लगी, लेकिन बेटी जमीन पर गिर गई। मैंने उसे बचाने के लिए खूब आवाज लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। महाकुंभ हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के पोस्टमार्टम न करने का फैसला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की आपसी सहमति से लिया गया है। माना जा रहा है कि इसमें अधिकतर लोगों की मौत भीड़ में दबने और दम घुटने से हुई है। हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालातों को लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। सुक्खू सरकार द्वारा 2 साल में लिए गए कर्ज को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। हिमाचल में कर्ज का बोझ बढ़कर 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। भाजपा के हमलों का जवाब देने के लिए सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी सामने आए। राजेश धर्मानी ने बताया कि भाजपा हिमाचल सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार दुष्प्रचार कर रही है। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कई ऐसे सोशल मीडिया पे अननोन लोगों ने डीबीएस कुछ पेजेस बनाए हैं, जिसके माध्यम से कुछ लोग सरकार के खिलाफ वित्तीय स्थिति को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। हम उसमें जो सरकार का जितना अकाउंट्स हैं लोन और उस पर एक्सपेंडिचर के, उसके बारे में बात करना चाहेंगे, ताकि जो भ्रामक प्रचार है उसको, उसकी जो लोगों में गलत एक संदेश जाता है, उसको सही आंकड़े देके हम जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में जानकारी दे सकें। इसमें जो ज़्यादातर लोन हैं, आप जानते हैं कि जब वर्तमान सरकार 11 दिसंबर 2022 को, जब वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, अग्निहोत्री जी ने, उस दिन हमारे ऊपर जो है, जो हमें विरासत में कर्जा मिला था, वो 75,000 करोड़ था। और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो कर्मचारियों की देनदारी थी वो अलग से था। तो 85,000 करोड़ रुपए का ऋण हमें जो है वो विरासत में मिला है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वही जो है आज लोगों में ये साबित करना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है इसके लिए दोषी है और अपने आप को उस पाप से मुक्त होना चाहते हैं, जबकि वो पाप उन्होंने किया है वित्तीय कुप्रबंधन करके, और इसकी जिम्मेवारी उनकी बनती है। तो वर्तमान सरकार जो बेहतर कर सकती है, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी के नेतृत्व में, उन्होंने वित्तीय अनुशासन लाते हुए कई ऐसे सख्त फैसले लिए जनता के हित में, ताकि हम प्रदेश की स्थिति को बेहतर तरीके से जो है उसका प्रबंधन कर सकें और किसी तरह का जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको हम अलाउ ना करें, उसको कम करें, और जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। किसान हमारे दूध उत्पादक हैं। गाय के दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाया, 32 रुपए से 45 रुपए किया, और भैंस के दूध का मूल्य जो है 32 रुपए से 55 रुपए किया। एक ही टाइम पे इतने बड़ा बढ़ोतरी जो है वो कहीं पे आपको देखने को नहीं मिली, ना हिमाचल में आज तक हुई है। और उसी तरीके से हमने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए
मनरेगा में जो श्रमिक काम करते हैं उनकी भी दिहाड़ी 240 रुपए से सीधी बढ़ा के 300 रुपए की गई। इसका मकसद भी यही है कि हम जो पैसे का ऐसे जगह पे उसको खर्च करें ताकि उसका आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए पर कैपिटा जो हमारी प्रोडक्टिविटी है हम उसको बढ़ाने में मदद कर सकें, उसकी तरफ ध्यान दिया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर रिज मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा देश के लिए महात्मा गांधी के संघर्षों और विचारों को भी याद किया गया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सत्य, निष्ठा एवं अहिंसा के पुजारी थे। वह देश को आजाद करने के लिए महात्मा गांधी ने अहम भूमिका अदा की थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को अपनाकर अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन का उद्धार किया था तथा समाज को नई राह दिखाई है। जैसा हम जानते हैं सब, 30 जनवरी आज के ही दिन महात्मा गांधी जिन्हें अपने प्राण त्यागे। महात्मा गांधी सत्य और निष्ठा और अहिंसा के पुजारी थे और जीवन भर सत्य को लेकर, अहिंसा को लेकर और निष्ठा को लेकर उन्होंने काम किया। और उस समय के समाज को, क्योंकि उसमें देश तो आज़ाद नहीं था, लेकिन आज़ादी के उस दौर में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। विदेशी ताकतें महात्मा गांधी जी की जान नहीं ले पाई। दुर्भाग्य इस देश का और मानवता का, किसी देश के एक व्यक्ति ने उन्हें आज के दिन गोली मारकर जो है उनकी हत्या की। उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, अभी जीवन को जी रहे थे और जाते जाते भी उन्होंने हे राम से एक संदेश सारे समाज को, दुनिया को दिया। जैसा भजन में आप सुन रहे थे, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। और चूँकि वो सनातनी थे, हिंदू धर्म से संबंधित थे, तो उनके मुंह से हे राम ही पुकारा गया। तो ये आज का दिन शहीदी दिवस के रूप में सारे राष्ट्र में हम मनाते हैं। आज हम बहुत आदर के साथ महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। उन्होंने जो देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिया, जो उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और सभी लोगों को ये प्रेरित किया कि हमें अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। तो आज के दिन वो हमारे को छोड़ के गए थे, इसलिए आज हम बापू को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए शिमला सचिवालय में मीडिया से रूबरू होते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में नंबर 1 बनने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के स्कूलों में एक सकारात्मक बदलाव आया है। हमारे लिए ये गर्व की बात है। इतनी बड़ी उपलब्धि जो हिमाचल के अस्तित्व में आने के उपरांत हर सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। उसका परिणाम था कि 1947 में जहां मात्र 7% के आसपास हमारी साक्षरता दर थी, वर्तमान में अगर जो लास्ट हमारा सेंसस 2011 के उसके अनुसार हम 81% है। और अगर वर्तमान में आप 24-25 की बात करें तो निश्चित रूप में इस संख्या में बढ़ोतरी होगी। और हर क्षेत्र में समझता हूँ शिक्षा में पूरे हिमाचल प्रदेश को पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बड़े आदर से देखा जाता था। लेकिन ये भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि कुछ समय से, विशेषकर पिछले 2 दशकों से कहीं ना कहीं आपके स्तर में गिरावट देखने को मिली थी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण था जहाँ आपकी इनरोलमेंट कम हो रही थी, साथ ही साथ जो आपके, मैं समझता हूँ जो आपके सर्वेज थे, जो आपकी रिपोर्ट्स थी आपकी, चाहे उसमें परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात हो, जैसे मैंने कहा कि हमारी हमेशा जो रैंकिंग थी, हमारी गिनती फर्स्ट 5 स्टेट्स में हुआ करती थी। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था, उसके अनुसार हम 18वें स्थान पे पहुंच चुके थे। इसी तरह से नेशनल असेसमेंट सर्वे जो 2021 में हुआ था, उसके अनुसार हम 21वें स्थान पे पहुंच चुके थे, जहां एक समय में हम टॉप 3 या टॉप 5 स्टेट्स में हुआ करते थे। असर की रिपोर्ट जो 2022 में सर्वे हुआ था, उसके अनुसार जो जनवरी 2023 में जिसकी रिपोर्ट आती है 2 वर्ष के बाद,
उसके अनुसार भी मैं समझता हूँ जो 8वीं का बच्चा था वो सेकंड थर्ड का पाठ्यक्रम आपका सब्जेक्ट पढ़ने में असमर्थ था। तो ये सारी बातें चिंताजनक थी। 2022 के अंत में जब हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता थी कि हमने क्वालिटी एजुकेशन की तरफ अपना पूरा फोकस करना है, प्राथमिकता देनी है। और जहां हमारे को एक चरमराई हुई वित्तीय स्थिति मिली थी और वही स्थिति हमारे को शिक्षा प्रणाली की मिली थी, तो निश्चित रूप में बहुत से कदम, चाहे वो छोटे कदम थे, हमारे विभाग ने उठाया है। हजारों की संख्या में जो आपके पद रिक्त थे उनको भरने की कवायद प्रारंभ की गई। जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग कोई 350 के आसपास आपके विदाउट टीचर स्कूल थे जहां पर एक भी टीचर नहीं था, उसमें कमी आई है। वर्तमान में मात्र कोई 100 के आसपास ऐसे स्कूल रह चुके हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 31 मार्च से पहले ये स्कूल भी हमारे खत्म हो जाए, सब जगह टीचर उपलब्ध हो, क्योंकि बीच में आपके पद रिक्त होते रहते हैं, इस कारण से ये संख्या बढ़ी है। हालांकि पिछले वर्ष एक समय था जब हमने लगभग विदाउट टीचर स्कूल में सब जगह अपना स्टाफ उपलब्ध करवा दिया था। इसी तरह से आपके सिंगल टीचर स्कूल की संख्या भी लगभग कोई 3600 के आसपास थी, ये भी आज घटकर 2400 के आसपास रह चुकी है। और इन 2400 स्कूलों में भी 70% स्कूल ऐसे हैं जहां पर संख्या इनरोलमेंट 20 से कम है। तो हमारी प्राथमिकता उन स्कूलों की रहेगी जहां पर इनरोलमेंट आपकी 20 से अधिक है, वहां हम दूसरा टीचर उपलब्ध करवाने का शीघ्र अतिशीघ्र प्रयास करेंगे। 15,000 पोस्टों की हमने सैंक्शन ली। आपकी इंग्लिश को अपना क्लास 1 से प्रारंभ करना, ये भी हमारी सरकार की सोच थी, क्योंकि वर्तमान में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण साधन अंग्रेजी बन चुका है। और ये भी कारण था कि हमारे बहुत से जो हमारे बच्चे थे वो आपके गैर सरकारी प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे। हमने ड्रेसेस को भी स्थानीय स्तर पे निर्णय छोड़ा कि जो एसएमसी वहाँ का निर्णय लेगी वो हमने उन पर बात छोड़ी थी। हम किसी तरीके से उन पर कोई बात थोपना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ड्रेसेस का भी रहता था भाई ये टाई के साथ हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे जा रहे, तो ये कोई इस तरह का मैं समझता हूँ कॉम्प्लेक्स की बात ना हो। तो ये निर्णय भी हमने स्थानीय स्तर पे वहाँ की एसएमसी पे, वहाँ की जो मैनेजमेंट है उन पर छोड़ा था। हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में न्यूट्रिशन फूड मिले, उसकी भी शुरुआत हमने की। हफ्ते में एक दिन वहाँ पर एक मैं समझता हूँ पौष्टिक आहार मिले, उस सोच के साथ भी हमने योजना को प्रारंभ किया। और इसको प्रयास करेंगे आने वाले बजट में, जहाँ हमने एक दिन प्रारंभ किया, इसको हम दूसरे दिन तक करें, क्योंकि वित्तीय समस्याएं भी रहती है। 15,000 पोस्टों की पहले बात कर चुका हूँ। आपके एनटीटी टीचर्स के लगभग कोई 6200 पदों की हमने सैंक्शन दी है। क्लस्टर स्कूल जो वर्तमान हम डायरेक्टरेट को मर्ज करने की बात करें, चाहे एलिमेंट्री की बात हो चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, इसको एक तरह से प्रारंभ, ये सोच हमारी 2023 में हो गई थी जब हमने क्लस्टर प्रणाली प्रारंभ की थी। और उसके अनुसार जो हमारा संसाधन है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में है चाहे मैन पावर के रूप में, वो आपस में हम मैं समझता हूँ शेयर करें। उदाहरण के तौर पे जैसे नैस का 2024 के दौरान हमारा सर्वे चला था, उस वक्त मैंने सभी अपने टीचरों से अपील की थी। हालांकि वो 3rd और 5th या 8th के 3 क्लासेस का वो मैं समझता हूँ टेस्ट होना था। मैंने सभी अपने टीचिंग फैकल्टी के सभी अपने टीचर से आग्रह किया था, रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी कि जब ये रिफ्लेक्शन आएगी, ये मात्र हमारे जीबीटी या टीजी टीचर्स के नहीं, पूरी हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उस पर रिफ्लेक्शन होगी। क्योंकि 2021 का जो परिणाम आया था वो मात्र हम एलिमेंट्री एजुकेशन तक सीमित नहीं कर सकते, तो पूरा सवालिया निशान हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे लगा था। तो मैंने यही आग्रह किया था कि सबको हमारे को एक मिशन मोड पे काम करना पड़ेगा। और असर की रिपोर्ट आई है, क्योंकि असर में मैं समझता हूँ विशेषकर कोविड के बाद काफ़ी मैं समझता हूँ हमारा स्तर गिरा था। तो इसमें जो वर्तमान में जो हमारी लर्निंग लेवल है, रीडिंग लेवल में, उसमें अग्रणी स्थान प्राप्त करना पूरे भारतवर्ष में और विशेषकर केरला जैसे प्रदेश से भी आगे आना, ये बहुत बड़ी बात। और इसका श्रेय, जैसे आपने पूछा, इसका श्रेय पूरे विभाग को जाता है। हमारे घुमारवीं नगर परिषद क्षेत्र में गर्मियां शुरू होने से पहले ही पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। पिछले 3-4 दिनों से शहर के लगभग सभी वार्डों में पानी की समस्या है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। आमतौर पर यह समस्या बरसात के दौरान होती थी, लेकिन इस बार गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही नल सूखने लग गए हैं। शहर के कई स्कूलों में भी बच्चों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके कारण टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन यह समाधान भी पर्याप्त नहीं है। पानी की भारी किल्लत से शहर की करीब 20,000 आबादी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घुमारवीं शहर और आसपास की कई पंचायतों को पानी की आपूर्ति सिरखड़ पेयजल योजना से होती है। हर साल बरसात में मटमैला पानी आने के कारण पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है, लेकिन इस बार गर्मी शुरू होने से पहले ही पानी की समस्या पेश आ रही है।
इससे साफ संकेत मिलते हैं कि गर्मी के मौसम में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। घरों की ऊपरी मंजिलों में पानी का प्रेशर इतना कम है कि वहां के नल तो सूख चुके हैं। जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता मस्तराम चौहान ने बताया कि टैंक की मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है और 1-2 दिन में पानी की सप्लाई को सुचारू किया जाएगा।